हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी में हिंदी के जो वाक्य दोष होते हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। जो वाक्य दोष होते हैं, वाक्य को कैसे पहचाने कि ये सही है कि गलत, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखो, विश्व के अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के वाक्यों में भी दोष दिखाई देते हैं। जो विश्व में जो अन्य भाषाएं हैं तो उनकी भांति, उनके अनुसार भी जो हिंदी भाषा है उसमें भी वाक्यों के दोष दिखाई पड़ते हैं। उन दोषों का अवलोकन निम्नलिखित 5 रूपों में किया जाता है। और उन दोषों का अवलोकन कितने रूपों में किया जाता है? तो 5 रूपों में किया जाता है। अब देखो, अब इसमें 3 हैं, 3 आपको बताएंगे। देखो, एक है पदक्रम संबंधी दोष। पहला कौन है? पदक्रम संबंधी दोष, जो आपके टॉपिक में है, जिसे इसमें 5 होते हैं लेकिन आपको पढ़ने 3 हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे 2 में से नहीं पूछे जाते। पदक्रम संबंधी दोष पहला ये। दूसरा परसर्ग संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष। तीसरा द्विरुक्त दोष, द्विरुक्त दोष। अब आओ इनको डिटेल्स में देखते हैं। जैसे पदक्रम संबंधी दोष, पदक्रम संबंधी दोष देखो, हिंदी वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए? हिंदी वाक्य में जो पदों का क्रम है वो क्या होना चाहिए? उससे संबंधित दोष को पदक्रम संबंधी दोष कहते हैं, और उससे जो संबंधित दोष होता है उसी को हम पदक्रम संबंधी दोष कहते हैं। जिसका निराकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। जिसका निराकरण, जिसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होना चाहिए। देखो, हिंदी में क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह होता है। देखो, जैसे जबकि अंग्रेजी वाक्य की तरह कर्ता, क्रिया, कर्म नहीं होती है। हिंदी में देखो, इंग्लिश में पहले कर्ता, क्रिया, कर्म आएगी, और लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया आती है। कर्ता, कर्म, क्रिया उसके बाद आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कर्ता, क्रिया, कर्म आता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या है? तो मैं कर्ता है। आम क्या है? तो आम कर्म है। खाता क्या है? ये क्रिया है। और है क्या है? ये सहायक क्रिया है। तो ये हमारा जो हिंदी में आता है तो उसमें क्या आता है? कर्म पहले आता है, फिर क्रिया सबसे लास्ट में आती है। और जो इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में जो कर्म होता है वो लास्ट में आता है। जैसे देखो, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, तो आई हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। ईट क्या है? ये ईट क्रिया है, वर्ब। फिर मैंगो क्या है? ये कर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले इंग्लिश में हमारा पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, ये इतना ध्यान रखना। फिर देखो, हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का विशेषण हमेशा कर्ता, कर्म, क्रिया के पहले आना चाहिए। हिंदी वाक्य में जो कर्ता का विशेषण होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया का विशेषण, तो ये विशेषण हमेशा क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। देखो, जैसे महाबली भीम ने दैत्यराज हिडम्ब को
जमीन पर जोर से पटक दिया। महाबली भीम ने दैत्यराज हिडम्ब को जमीन पर जोर से पटक दिया। तो महाबली इसमें क्या है, ये हमारा विशेषण है, महाबली विशेषण है। भीम क्या है, ये कर्ता है, भीम क्या है, कर्ता है। और हिडम्ब क्या है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है। हिडम्ब ये हमारा कर्म है। देखो महाबली ये हमारा विशेषण हो गया, भीम कर्ता हो गया, दैत्यराज ये हमारा क्या हो गया, दैत्यराज, तो ये हमारा भी विशेषण हो गया। फिर हिडम्ब ये हमारा कर्म हो गया। जमीन पर ये भी हमारा कर्म है। जोर से तो ये हमारा विशेषण हो गया। पटक दिया तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो पहले कर्ता कर्म फिर क्रिया, इंग्लिश में पहले कर्ता क्रिया फिर कर्म आता है। और जो कर्ता कर्म से पहले हमेशा विशेषण प्रयोग होता है, तो जैसे इसमें महाबली ये हमारा विशेषण है, तो कर्ता से पहले, कर्म इसमें क्या, हिडम्ब इससे पहले विशेषण, दैत्यराज, अब पटक दिया तो इससे पहले विशेषण जोर से। तो कर्ता कर्म क्रिया से पहले हमारा विशेषण प्रयोग होता है। फिर देखो, फिर जहां वाक्य में कर्म ना दिया हो, तो जहां वाक्य में कर्म ना दिया हो तो कर्ता का विशेषण ठीक उसके बाद आना चाहिए। जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया होता है तो उसमें जो कर्ता होता है तो कर्ता के बाद विशेषण आता है। जैसे देखो, जैसे वह अति चतुर है, वह अति चतुर है, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो देखो अब इसमें देखो, जैसे वह हमारा क्या है, कर्ता है क्या है, क्रिया है। अब कर्म हमारा क्या है, चतुर है, कर्म इसमें कर्म नहीं है, कर्म इसमें नहीं है। अब कर्ता के बाद ही हमारा क्या आ गया, ये विशेषण आ गया, अति चतुर, जिसमें जैसे आप लोग ये हमारा कर्ता हो गया, है हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब बहुत समझदार, तो कर्ता के बाद ये हमारा, इसमें कर्म नहीं है तो ये हमारा विशेषण। तो जिस वाक्य में कर्म ना हो तो कर्ता के बाद विशेषण आता है, ये इतना ध्यान रखना। फिर देखो, फिर आता है परसर्ग संबंधी दोष। परसर्ग संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष, इस परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह। जो परसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है, कारक चिन्ह। जो वाक्य दोष करके चिन्हों से संबंधित होता है, जो वाक्य दोष करके चिन्हों से संबंधित होता है, चिन्हों से संबंधित होता है, वही हमारा क्या होता है, उसे हम परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं, परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं। जिसका निराकरण इस प्रकार किया जाता है, जिसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। अब आओ देखिए, यदि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हो, तो अगर हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद क्या प्रयोग हो, ने का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। देखो, अगर ने का प्रयोग हुआ है कर्ता के बाद, तो जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे राम ने रोटी खाया, तो ये आपका गलत है, राम ने रोटी खाया तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें राम के द्वारा काम होता है, लेकिन इसमें क्या प्रयोग हुआ, ने प्रयोग हो गया, तो इसमें राम ने रोटी खाया नहीं होगा, राम ने रोटी खाई, तो कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग होगी।
तो कर्म इसमें रोटी है, रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए जो क्रिया होगी वो भी हमारे स्त्रीलिंग हो गई। जैसे शीला ने खाना खाई, शीला ने खाना खाई, तो ये हमारा गलत है। अब इसका सही करोगे तो शीला ने खाना खाया, कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होगी। अब देखो, अब खाई जैसे शीला है तो स्त्रीलिंग, लेकिन कर्म के अनुसार लगाओ, जैसे खाना होता तो खाना हमारा स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। तो हमने आपको लिंग पहचान की वीडियो बना दिए हैं, आप लोग वो देख लो, बस आपको पहचान जाओगी। जो शब्द होगा उसको हम ये स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है वो पहचान जाएंगे। अब देखो, खाना हमारा स्त्रीलिंग होता कि पुरुषलिंग होता, सॉरी, खाना स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। तो खाना होता है, अच्छा खाना, तो विशेषण लगा के या होता होती लगा के आप पहचान कर सकते हो। तो कर्म इसमें खाना है, तो खाना हमारा पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमारे पुल्लिंग यूज होगी। तो इस प्रकार इसको, ये हमारे कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। ये देखो, यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग ना हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी। अगर कर्ता के बाद ने चिन्ह नहीं लगा है, कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह नहीं लगा है, तो जो क्रिया होगी वो हमारी सदैव कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी, लगेगी। अब देखो, जैसे राम रोटी खाया, राम रोटी खाया, तो इसमें ने नहीं लगा, ने में नहीं लगा, तो कर्ता के हिसाब से आपको क्रिया लिखनी है। कर्ता अगर पुरुष लिंग है, एक वचन है, तो खाया एक पुरुष लिंग में बनाना है, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्री। जैसे शीला खाना खाई, तो शीला हमारा स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग। तो ये कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार ये बदलते हैं। फिर देखो अगला, यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में लगेगी। अगर देखो, यदि कर्ता के बाद ने का प्रयोग हुआ हो और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी वो सदैव पुल्लिंग होगी और एक वचन की लगेगी, चाहे कर्ता हो, कर्ता और कर्म दोनों ही स्त्रीलिंग क्यों न हो, चाहे कर्ता और कर्म दोनों ही स्त्रीलिंग क्यों न हो, लेकिन आपको क्रिया क्या लगाने हैं, तो क्रिया लगानी है पुल्लिंग एक वचन की, पुल्लिंग एक वचन की। अगर कर्ता के बाद ने आया है और कर्म के बाद को आया है, तब देखो एग्जाम्पल के जरिए से, जैसे छात्राओं ने छात्रों को पीटा, छात्राओं ने छात्रों को पीटा, तो छात्राओं ये हमारा बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग है, छात्रों ये पुल्लिंग है, ये हमारा बहुवचन, लेकिन क्रिया क्या हमारी यूज होगी, ये एक वचन में यूज होगी, क्रिया हमारी एक वचन में यूज होगी, क्योंकि इसमें ने लगा है और कर्म के बाद को आया है इसलिए। जैसे अध्यापिका ने छात्राओं को भगाया, अध्यापिका ने छात्राओं को भगाया, तो अब इसमें देखो अध्यापिका हमारी स्त्रीलिंग है, जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है और जो कर्म है ये भी हमारा स्त्रीलिंग है, जो कर्ता है ये भी स्त्रीलिंग है, जो कर्म है ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी किस में यूज हुई, ये पुल्लिंग क्रिया यूज हुई है। तो ऊपर अभी हमने बताया कि कर्ता के बाद अगर ने आता है और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में लगेगी, चाहे कर्ता और कर्म क्यों दोनों स्त्रीलिंग ही
क्यों ना हो। फिर देखो, जहां हिंदी वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आ जाएं, वहां वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में लगेगी। अब देखो, जैसे जब क्या हो, हिंदी वाक्य में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आ जाएं, एक तरफ स्त्रीलिंग भी आ जाए एक तरफ पुल्लिंग भी आ जाए, तो उसमें हमको वाक्य के अंत में क्या करना, सदैव देखो क्रिया जो रहेगी वो सदैव पुल्लिंग रहेगी और सदैव बहुवचन में लगेगी। जैसे देखो, जैसे रीता, सीता, गीता, विनीता, राम, मोहन और सोहन सिनेमा जा रहे हैं। तो रीता, सीता, गीता, विनीता ये हमारे स्त्रीलिंग हैं, राम, मोहन और सोहन ये हमारे पुल्लिंग हैं। तो ये तो हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक साथ आए हैं, लेकिन आपको क्रिया क्या लगानी है, वो पुल्लिंग रहेगी और बहुवचन में यूज होगी। तो पुल्लिंग जाना, पुल्लिंग क्रिया हमारी जा रहे हैं, तो जाना हमारा पुल्लिंग हो गया, और बहुवचन रहे हैं तो रहे हमारा बहुवचन हो गया। फिर अगला देखो, फिर आता है द्विरुक्त संबंधी दोष। द्विरुक्त संबंधी दोष देखो, यहीं से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां कभी कभी हिंदी वाक्य में दो शब्द लगातार इस प्रकार से आ जाते हैं, दो शब्द लगातार इस प्रकार से आ जाते हैं कि उन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों शब्दों में से एक शब्द को प्रयोग करना उचित है। दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना संभव है। देखो, अब इसको समझो। जैसे जहां कभी कभी क्या होता है, वाक्य में दो शब्द लगातार इस प्रकार आ जाते हैं कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है। वाक्य में दो शब्द लगातार आ जाते हैं और उन दोनों शब्दों का अर्थ सिर्फ एक निकलता है, और ऐसी स्थिति में अगर दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करना उचित होता है, अन्यथा वो संभव नहीं है, और दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना संभव नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, आज की वर्तमान राजनैतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज की वर्तमान, देखो या तो आज की लगा दो इसमें या फिर वर्तमान लगा दो, या तो आज की लगा दो या फिर वर्तमान लगा दो। जैसे आज की राजनैतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, या तो आज की लगा दो या फिर वर्तमान लगा दो। जैसे वर्तमान में राजनैतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो इस तरह, तो इसमें दोनों शब्द, जैसे आज की एक शब्द आ गया, वर्तमान आ गया, तो ये दोनों शब्द आ गए हैं, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, तो एक अर्थ निकल रहा है। तो इसीलिए एक शब्द का यूज करो, चाहे आज की यूज कर लो चाहे वर्तमान का यूज कर लो, एक शब्द यूज करोगे वही हमारा उचित माना जाता है। अगर दो शब्द यूज करना, दोनों शब्द का प्रयोग करना संभव नहीं है। जैसे दूसरा देखो, प्रातः काल का समय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
जो प्रातः काल का समय होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब इसमें दो शब्द आ गए हैं, एक आ गया प्रातः समय, एक आ गया प्रातः काल। तो इसमें आप चाहे प्रातः काल को जोड़ दो, प्रातः काल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, या प्रातः समय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरह भी इसको कर सकते हो। तो ये हमारा शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। प्रातः समय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, या प्रातः काल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर देखो, जैसे आप लोग बहुत अधिक चालाक हैं, तो इसमें बहुत या अधिक, ये इन दोनों का सेंस एक ही निकलता है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन शब्द ये दोनों प्रयोग किए गए हैं। तो इनमें से आप एक को लिखोगे, एक को हटा दोगे। यही हमारा द्विरुक्त संबंधी नियम है। द्विरुक्त का मतलब दो शब्दों के अर्थ एक ही निकलते हैं। जैसे आप लोग बहुत अधिक चालाक हैं, तो इसमें चाहे आप लोग बहुत चालाक हैं या आप लोग अधिक चालाक हैं, इस तरह भी कर सकते हो। फिर देखो, आप लोगों को समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। आप लोगों को समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। या तो इसमें अच्छा लगा दो या फिर सद लगा दो, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही निकलता है। जैसे आप लोगों का समय अच्छा उपयोग या सद उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को समय का आप लोगों को समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए या फिर सदुपयोग करना चाहिए। तो चाहे अच्छा लगा दो या फिर सद लगा दो, इनमें से एक को यूज करो। दोनों को एक साथ यूज करना संभव नहीं है। जैसे कल पूरी रात भर बरसात होती रही। कल पूरी रात भर बरसात होती रही। अब इसमें पूरी रात है और भर है, तो या तो पूरी रात लिख दो या रात भर लिख दो। तो एक शब्द का यूज करना। तो कल पूरी रात बरसात होती रही, या तो ये लिख दो पूरी रात या फिर रात भर बरसात होती रही। इस तरह भी लिख सकते हो। फिर अगला देखो, फिर इस वर्ष सारे विश्व भर में दिवाली मनाई जाएगी। इस वर्ष सारे विश्व भर में क्या मनाया जाएगा? दिवाली मनाई जाएगी। तो इस वर्ष, तो सारे विश्व लिख दो या विश्व भर में लिख दो, तो इनमें से एक यूज कर दो। चाहे सारे विश्व लिख दो या फिर सारे विश्व लिख दो, तो या फिर विश्व भर लिख दो। तो इस वर्ष विश्व भर में दिवाली मनाई जाएगी। अब देखो, एक शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसमें आपको अनेकों नहीं जोड़ना। अनेकों ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। अनेकों, यहाँ पे अनेक जोड़ना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जैसे देखो, फिर जैसे बाग में अनेक वृक्ष हैं। अनेकों मत करना। अगर अनेकों दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा। अनेक वृक्ष हैं, बाग में अनेक वृक्ष हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे अनेकों होता तो हमारा गलत होता। बाग में अनेक वृक्ष हैं। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए वाक्य संबंधी दोष। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।